जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग यानी 8वां पे कमीशन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। वेतन और भत्तों से जुड़ी चर्चाओं के लिए बैठकों का शेड्यूल भी जारी हो गया है, जिनके बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसे जरूर देख ले। इसी वीडियो के टॉप में एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके देख सकते, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वह मिल जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच एक उच्च स्तरीय वार्ताकार संस्था नेशनल काउंसिल JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो 8वें वेतन आयोग के सामने 51 पृष्ठ की डिमांड रखी है, उनमें से मुख्य 8 पॉइंट को आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। उनके अलावा मुख्य 5 पॉइंट के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। जो भी जानकारी है वह सभी ऑफिशियल प्रूफ के साथ है। मैं आगे भी आपको लेटेस्ट जानकारी देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। तो नेशनल काउंसिल JCM के पत्र में क्या है, उसे देखते हैं। पहला पॉइंट यहां आता है, पेंशन कम्यूटेशन की रिकवर के बारे। 11 साल बाद पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली। पेंशन का कम्यूटेशन रूल्स 1981 के रूल 10A के रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट के अनुसार कम्यूटेशन पेंशन की बहाली 15 साल बाद होती है। ये रूल्स लगभग 39 साल पहले उस समय के फाइनेंशियल और एक्चुरियल पैरामीटर्स के आधार पर बनाए गए थे। हालांकि इन 39 सालों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। लगभग 10 साल में रिकवर हो जाती है, और इस समय के बाद रिकवरी करने पर पेंशनर से ज्यादा रिकवरी होती है। इसलिए 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन को फिर से शुरू करना सही होगा। हालांकि कम्यूटेशन ऑप्शनल है, लेकिन एक मॉडल एम्प्लॉयर के तौर पर सरकार इस मामले को रेवेन्यू के नजरिए से नहीं, बल्कि देश और लोगों की सेवा करने वाले सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के नजरिए से देखती। इसलिए 8वें CPC से यह प्रस्ताव किया जाता है कि वह 11 वर्षों के बाद या 71 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो भी पहले हो, पेंशन बहाल करने की सिफारिश करे। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि यह मामला नेशनल काउंसिल JCM की स्टैंडिंग कमेटी में लंबित है, जहां सरकारी पक्ष ने इस मामले पर विचार करने की सहमति तो दी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। दूसरा पॉइंट आता है, NPS और UPS स्कीम वापस ली जाए। योगदानाधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और एकीकृत पेंशन योजना APS को वापस लेना तथा गैर योगदानाधारित पेंशन योजना को बहाल करना। सरकार का यह फैसला कि उन कर्मचारियों के लिए परिभाषित और गैर योगदान आधारित पेंशन योजना की जगह NPS लागू की जाए, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए थे। यह न केवल पीछे की ओर जाने वाला कदम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में एक गैर कानूनी कदम भी है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन भी संपत्ति के अधिकार जितनी ही महत्वपूर्ण है और इसे लागू करवाया जा सकता है। NPS ने बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा को पहले ही अनिश्चित बना दिया है और इसे बाजार की ताकतों पर निर्भर कर दिया है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग पर अनिवार्य रूप से थोपी गई है, और यह भेदभावपूर्ण है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई बाद की UPS योजना को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया था। 26 लाख से अधिक NPS कर्मचारियों में से केवल 1.22 लाख, लगभग 4.5% ही UPS में स्थानांतरित हुए। इसलिए NPS और UPS को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, और हम प्रस्ताव करते हैं कि NPS और UPS को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू न किया जाए। साथ ही वे सभी लोग जो NPS और UPS के दायरे में आ चुके हैं, उन्हें वापस CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित और गैर योगदान आधारित वैधानिक
पेंशन योजना यानी नॉन कंट्रीब्यूटरी स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम मतलब कर्मचारी को सेवा के दौरान अपने वेतन से पेंशन फंड में कोई योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं पड़े में शामिल किया जाए। यह था एनपीएस और यूपीएस स्कीम से संबंधित जानकारी अगले तीसरे पॉइंट में देखते हैं, जो वन रैंक वन पेंशन के बारे में एक्सटेंशन ऑफ OROP प्रिंसिपल्स द सिविल पेंशनर्स। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन OROP योजना लागू की है ताकि उन असमानताओं को दूर किया जा सके जिनके कारण एक ही रैंक और सेवाअवधि वाले व्यक्तियों को अलग अलग समय पर सेवानिवृत्त होने के कारण अलग अलग पेंशन मिल रही थी। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि समान रैंक और दर्जे वाले व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो कॉम्परेबल पेंशन मिले, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। इसलिए हम 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 20,245 के सत्यापन के माध्यम से लागू किए गए प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को नजरअंदाज करे और इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि करे कि सभी पेंशन भोगी एक ही समरूप वर्ग का हिस्सा हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ चौथा पॉइंट दिया है केंद्रीय कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। स्थानांतरण नीति के कारण पूरे परिवार को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी की शर्तों और नियमों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किए जाने के लिए बाध्य होते हैं। बड़े संगठनों में ग्रुप सी और बी के कर्मचारियों को यह सुविधा होती है कि उनका स्थानांतरण किसी पहले से तय क्षेत्र, इलाके या जोन तक ही सीमित रहे, लेकिन छोटे विभागों में उनका स्थानांतरण देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कर दिया जाता है। स्थानांतरण खासकर तब जब किसी कर्मचारी को एक ग्रेड और कैडर से दूसरे में पदोन्नत किया जाता है, बहुत कष्टदायक होता है क्योंकि इसमें पूरे परिवार को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिससे कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। यह बात आम जानकारी में है कि उच्च अधिकारी अक्सर स्थानांतरण की शक्ति का इस्तेमाल अपने अधीनस्थों को दंडित करने के लिए एक प्रभावी हथियार के तौर पर करते हैं या फिर स्थानांतरण की धमकी देकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते हैं। चूंकि स्थानांतरण को जनहित पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया कार्य बताया जाता है, 5वें वेतन आयोग ने इन मुद्दों पर विचार किया था और कुछ सुझाव दिए थे जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार करके लागू नहीं किया गया। उन्हें पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के मामले में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी आय वेतन इतनी भी नहीं होती कि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें, उनका स्थानांतरण तब तक बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे स्वयं इसके लिए अनुरोध न करें या फिर कोई कंपैशनेट ग्राउंड्स नहीं हो। अगर ऐसे ट्रांसफर किसी समझौते का उल्लंघन करते हुए किए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी से शिकायत मिलने पर विभाग के प्रमुख या संबंधित मंत्रालय के सचिव द्वारा उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। हम अनुरोध करते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सरकार से यह सिफारिश करे कि सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों का ट्रांसफर तब तक न किया जाए जब तक कि वे स्वयं अपने निजी कारणों से इसके लिए आवेदन न करें। इसके अलावा अगर संबंधित कर्मचारी आवेदन करता है तो पति या पत्नी की पोस्टिंग उसी स्टेशन पर करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अब आगे का लास्ट यानी 5वां पॉइंट जुड़ा है बोनस से। सभी कर्मचारियों को चाहे उनका पद या रैंक कुछ भी हो, न्यूनतम बोनस 30 दिनों के वेतन से कम नहीं होना चाहिए। अभी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB और एडहॉक बोनस 30 दिनों के लिए 7,000 की लिमिट वाले मंथली एमोल्यूमेंट पर कैलकुलेट किया जाता है। यह एक बेमतलब की शर्त है और इसे हटा देना चाहिए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से रिक्वेस्ट है कि वह यह कैपिंग हटा दे और कर्मचारियों के असली सैलरी बेसिक पे प्लस DA के आधार पर बोनस दे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से यह देखा गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
EME वर्कशॉप वगैरह के डिफेंस सिविलियन कर्मचारी जो PLB स्कीम के तहत आते हैं, PLB का मिलना जो 30 दिनों की मजदूरी से कम है, जैसे 18 दिनों का PLB और 23 दिनों का PLB, बोनस अधिनियम और बोनस के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यह सिफारिश करे कि PLB के मामले में भी न्यूनतम बोनस 30 दिनों की परिलब्धियों यानी इमोल्यूमेंट से कम नहीं होना चाहिए। यहां तक कि PLB के लिए दिनों की अधिकतम संख्या पर भी सरकार द्वारा रेलवे, रक्षा और डाक विभागों के मामले में एक सीलिंग तय की गई है। ऐसी सीमा को भी हटा दिया जाना चाहिए। हम यह भी प्रस्ताव करते हैं कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को, चाहे उनका पद या रैंक कुछ भी हो, बोनस का भुगतान किया जाए। तो यह थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताजा जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।